Hello everyone, this is Cherry Agarwal and I again welcome you to my YouTube channel Victory Classes. As I promised you, today I am here with another video on English literature. The topic is literary term. So without wasting any time, let's get started with our first term, that is figurative language. Figurative language. What is figurative language? Descriptive language used to make comparisons and to employ the reader's own imagination. कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज वो होती है जो कंपैरिजंस करने के लिए यूज़ होती है और ऐसा लैंग्वेज होता है जिससे जो रीडर होता है वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करने लग जाता है. रीडर्स स्टार्ट्स इमेजिनेटिंग लाइक सिमलीज यूज़ करते हैं हम, जैसे कि ही इज़ लाइक अ टाइगर. मेटाफर यूज़ करते हैं. मेटाफर भी क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन ही होता है बट विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एज. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी इनएनिमेट चीज़ को हम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग शो करते हैं. किसी भी, जैसे कार्टून्स में होता है, कार को हम बुलवा रहे हैं लाइक अ पर्सन, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज rhetoric. What is rhetoric? Carefully chosen words and phrases that combines to achieve artful and effective communication. कि ऐसे वर्ड्स एंड ऐसे फ्रेजेस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, चूज़ किया जाता है ताकि हम अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें और एक आर्टफुल बना सकें. और ऐसा दैट इवन परसुएशन, कि वो जो लैंग्वेज होगी, वो कम्युनिकेशन होगी दैट विल हेल्प टू परस्यू द लिसनर. जैसे कि एक पॉलिटिकल कैंपेन स्पीच होती है जिसमें जो पॉलिटिकल कैंडिडेट होता है वो अपने लिसनर्स को, वोटर्स को परस्यू करने की कोशिश करता है अपनी बातों से, तो उसे बोलते हैं रेटोरिक. नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स. सो सिमेंटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मीनिंग थ्रू साइंस. स्टडी होती है मीनिंग की. मीनिंग कैसे निकालते हैं? थ्रू द साइंस, सिंबल्स एंड वर्ड्स, कि उनके थ्रू हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं और एक पर्सन उस मीनिंग को कैसे इंटरप्रेट करता है, उस सिंबल को कैसे इंटरप्रेट करता है. जैसे कि आपने एक टर्म सुनी होगी एम्बिग्यूटी. मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं हर चीज़ के. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन दैट हाउ अ पर्सन इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंस, सिंबल्स एंड वर्ड्स. एग्जाम्पल क्या है? द सेंस एंड मैनर इन विच आइडियाज़ आर कन्वेड आर बोथ पार्ट ऑफ द सेमेंटिक्स. कि किस सेंस में मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है, किस मैनर में उसको बोला गया है, वो सेमेंटिक्स का एक पार्ट है. वो हमारी कम्युनिकेशन में आ जाता है. जो मैंने बात बोली है मे बी इट इज़ इन सम अदर सेंस और लिसनर ने उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट किया हो. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेंस एंड मैनर कि हम उस साइंस और सिंबल का मीनिंग कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट इज स्टाइल. स्टाइल क्या होता है? द करेक्टरिस्टिक एंड ऑफन परफेक्टेड मैनर ऑफ राइटिंग बाय एनी नोवेलिस्ट, पोएट, ड्रामेटिस्ट. क्या होता है कि एक करेक्टरिस्टिक, किसी भी, कोई भी एक राइटर होता है, कोई भी एक नोवेलिस्ट होता है, उसका एक लिखने का स्टाइल होता है. उसके एक लिखने में उसके कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक होते हैं जो वो अपने हर वर्क में फॉलो करता है. जैसे कि हेमिंग्वे है. हेमिंग्वे एक राइटर है. उनके जो लिखने, जो उनके सारे वर्क हैं उसमें आपको एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक ज़रूर मिलेंगे. दैट इज़ टॉट, डिसिप्लिन्ड होते हैं उसके वर्क. उसके वर्क का जो स्टाइल होता है वो जर्नलिस्टिक स्टाइल होता है. तो वो उसके करेक्टरिस्टिक है और वो अपने हर वर्क में उस राइट फॉलो करता है, तो इसीलिए वो उसका एक स्टाइल बन जाता है. जैसे कि हमारे बोलने का स्टाइल होता है तो हम उसको अपने लाइफ टाइम फॉलो करते हैं, दो देन वो हमारा एक करेक्टरिस्टिक बन जाता है, देन इट बिकम्स आवर स्टाइल. नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
दिस टर्म ट्रेडिशनली रेफर टू सच लिटरेरी डिवाइसेस, एक ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल मीनिंग होता है कि एक लिटरली डिवाइसेस है, जैसे कि सिमली, एज आई टोल्ड यू, कंपैरिजन, मेटाफर, कंपैरिजन होता है, पर्सोनिफिकेशन, ये लिटररी डिवाइस को फिगर ऑफ स्पीच बोल देते हैं। लिटरेरी थ्योरिस्ट टुडे रेफर टू, पर आज जो लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं वो फिगर ऑफ स्पीच को कैसे रेफ़र करते हैं, क्या मीनिंग बताते हैं, मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटोरिकल डिवाइसेस, कि रिटोरिकल डिवाइसेस रिटोरिकल वे में उसको ज़्यादा उसका मीनिंग रेफ़र करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही वॉज वन स्टेप बियॉन्ड एन ओपन विंडो व्हेन द लाइट ऑफ द बॉम्ब वॉज रिफ्लेक्टेड, कि वो अपनी विंडो से एक कदम पीछे था, व्हेन द लाइट ऑफ द बॉम्ब वॉज रिफ्लेक्टेड, कि एक बॉम्ब की लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लाइक अ गिगेंटिक फोटोग्राफिक फ्लैश, लाइक इज़ अ सिमली है। सो उन्होंने एक नॉर्मल एक लाइट को, बॉम्ब की लाइट को उन्होंने गिगेंटिक फोटोग्राफिक फ्लैश से कंपैरिजन तो किया, बट एक रिटोरिकल डिवाइसेस की तरह उसको यूज़ किया कि बात को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव बना दिया। जैसे रिटोरिक हमने पढ़ा था कि परस्यू करना, इन्फ्लुएंस करना, सो इन दैट वे गिगेंटिक फ्लैश को बॉम्ब की लाइट से कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट इज anachronism, very very important. Anachronism, an item or person that is out of place in relation to a time period, कि जैसे कि आज का समय चल रहा है, टुडे इज़ अ टाइम ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, तो मैं कोई पुराने 1950s की बात कर रही हूँ, इंडिया में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो उस समय में अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूँगी इन 1950s, तो वो आउट ऑफ प्लेस हो जाएगी वो चीज़। क्यों? क्योंकि उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, सो इट इज़ द कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ प्लेस। इसकी टाइप्स होती हैं, दैट इज़ पैराक्रॉनिज्म। पैराक्रॉनिज्म क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एजेस पास्ट इज इंसर्टेड इनटू फ्यूचर टाइम, कि कोई पास्ट की चीज़ को अगर मैं फ्यूचर में लेके आऊँगी तो उसको बोलेंगे पैराक्रॉनिज्म। जैसे कि एक शॉर्ट स्टोरी है, एंड अबैकस इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो अबैकस तो पहले चलते थे, आज नहीं चलते, तो अबैकस को मैं आज यूज़ कर रही हूँ अपनी शॉर्ट स्टोरी में, सो दैट इज़ पैराक्रॉनिज्म। सेकेंड टाइप है प्रोक्रॉनिज्म। प्रोक्रॉनिज्म क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट या फ्यूचर से अपीयर्स इन अ हिस्टोरिकल सेटिंग, कि अगर मैं कंप्यूटर्स की बात, आज की चीज़ की बात या आज के पर्सन की बात पुराने हिस्टोरिकल सेटिंग्स में करूं, तो दैट विल बी प्रोक्रॉनिज्म। जैसे कि इन अ नोवेल अबाउट वर्ल्ड वॉर वन, एक वर्ल्ड वॉर वन की एक नोवेल है, उसमें जो सोल्जर्स हैं वो आईपॉड सुन रहे हैं। आईपॉड्स तो आज एग्जिस्ट करते हैं, सो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में आईपॉड्स नहीं होते से थे, तो दैट इज़ प्रोक्रॉनिज्म। नेक्स्ट इज एनाफोरा। What is anaphora? The repetition of a word or a phrase at the very beginning of successive phrases, clauses और sentences, कि हम किसी वर्ड को या फ्रेज को रिपीट करते जा रहे हैं किसी भी फ्रेज को के बिगनिंग में, क्लॉजेस के बिगनिंग में या सेंटेंसेस के बिगनिंग में। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग की एक स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो ये फ्रेज़ है वो क्या करता है, वो यूज़ करता है अपनी लाइंस के बिगनिंग में, ताकि एम्फेसाइज द होप ही वॉज ट्राइंग टू इंस्टिल। तो उसमें क्या होता है, वो आई हैव अ ड्रीम बारी बारी बोल के लोगों के अंदर वो एक होप पे एम्फेसाइज करता जा रहा है, कि जो लोगों में भरना चाहता है कि मेरा एक सपना है। तो इससे लोग वो क्या हो रहे हैं, उम्मीद जग रही है, वो अपनी उम्मीद पे एम्फेसाइज कर रहा है कि ये मेरा सपना है। तो उस वर्ड को क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्पीच को। नेक्स्ट इज अफोरिज्म। अफोरिज्म क्या होता है? अ शॉर्ट वाइज सेइंग दैट पोर्ट्रेज अ जनरल ट्रुथ, और आइडिया हेल्ड बाय मैनी पीपल। एक ऐसी शॉर्ट वाइज सेइंग होती है, एक ऐसी शब्द होते हैं जो बोले जाते हैं जिससे एक
आम जो मानना होता है लोगों के द्वारा, एक सच या कोई भी आइडिया बहुत सारे लोग जिसको मानते हैं और एक तरह सच की तरह एग्जिस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं एफोरिज्म। जैसे कि वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन, जो एक मैन के लिए मीट है वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम नीट्शे, दैट विच डज नॉट किल अस मेक्स अस स्ट्रोंगर, कि जो चीज़ हमें नहीं मार सकती वो हमें मजबूत बनाती है। सो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं, फैक्ट्स नहीं हैं, बट वो इतने लोगों के द्वारा मानी जाती हैं कि वो जनरल ट्रुथ या आइडिया बन जाता है। नेक्स्ट इज एफोस्ट्रे। एफोस्ट्रे क्या होता है? एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस स्पोकन बाय अ करेक्टर। एक डायरेक्ट एड्रेस होता है, डायरेक्ट एड्रेस होता है स्पोकन बाय अ करेक्टर टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और अ पर्सन हु डज नॉट अपीयर। एक मैं किसी ऐसी चीज़ को एड्रेस कर रही हूँ, एक ऐसी चीज़ से बात कर रही हूँ जो कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है या पर्सन है। इनएनिमेट मतलब वो एक्चुअल में नहीं है, पर वो दिखता नहीं है। कैसा? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या पर्सन जो दिखता नहीं है, उससे मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि जज, ओ यू गॉड्स, हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। जूलियस सीजर से, शेक्सपियर के जो जूलियस सीजर है उससे ये उठाई गई है कि ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। तो गॉड को एड्रेस की गई है, तो गॉड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ पर्सन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट एड्रेस कर रही हूँ। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफ। नेक्स्ट इज आर्केइज्म। आर्केइज्म क्या होता है? द यूज ऑफ एन ओल्डर और ऑब्सोलीट वर्ड, यूज ऑफ एन ओल्डर और obsolete words or phrase that is no longer recognized or popular in the culture। कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन कोई ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहा है, फ्रेजेस का यूज़ कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करते। हमारा जो आज का कल्चर है उस टाइम में ये जो फ्रेजेस हैं वो नहीं चलते। जैसे कि यू ब्रिंग मी टुमारो अर्ली, दैट फाइल एंड देम वीटल्स। तो वीटल्स शब्द को यूज़ किया गया है, वर्ड को यूज़ किया गया है, दैट मीन्स फूड। तो आजकल वीटल्स वर्ड कोई नहीं बोलता, तो पर ऐसे शब्दों का हम यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ आर्केइज्म। नेक्स्ट इज क्लिच। क्लिच क्या होता है? एन ओवर यूज्ड वर्ड्स, ओवर यूज्ड एंड समटाइम ट्राइट वर्ड और एक्सप्रेशन, कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स की एक ऐसा वर्ड पॉपुलर हो गया जो लोग ऐसे आम ही यूज़ करने लग गए। जैसे एक जॉर्ज ऑरवेल ने एक वर्ड बनाया था बिग ब्रदर इन 1984। उस टाइम वो एक न्यू फेज था। However, people now often use it to mean they are being watched। और लोग आज उस शब्द को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे उन पे नज़र रखी जा रही हो, दे आर बीइंग वॉच्ड। बिग ब्रदर एक बहुत ज़्यादा आम शब्द हो गया आज के टाइम पे। नेक्स्ट इज कोलोक्यूलिज्म। कोलोक्यूलिज्म क्या होता है? कोलोक्यूलिज्म इज़ एन एक्सप्रेशन दैट पीपल मे यूज़ इन कैजुअल कन्वर्सेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो लोग जो कन्वर्सेशन, आम बातचीत होती है उसमें यूज़ करते हैं, बट विच इज़ टू इनफॉर्मल और फुल ऑफ स्लैंग फॉर प्रॉपर इंग्लिश। देखो, एक प्रॉपर इंग्लिश होती है, एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में जो वो लोग एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है और बहुत ज़्यादा स्लैंग्स हैं, जैसे हम कोई आम बात कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है। वो प्रॉपर इंग्लिश के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती। जैसे कि बट एनी किड विद ब्रेन्स नोज दैट देयर हैव बीन सम चेंजेस इन साइंस since the days of old Mazer Rackham and the victorious fleet। ये एक स्लैंग है, since the days of old Mazer Rackham and the victorious fleet। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो प्रॉपर इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा
आम हो जाती है, कैजुअल कन्वर्सेशन में ऐसी हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कंसीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए जॉन डन जो हैं बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। दैट इज़ कंसीट, एन एक्सटेंडेड मेटाफर और कंट्रोलिंग इमेज इन अ पीस ऑफ लिटरेचर। कंसीट क्या होता है? एक ऐसा मेटाफर होता है या एक ऐसी कंट्रोलिंग इमेज होती है। कंट्रोलिंग इमेज क्या होता है कि एक राइटर एक अपने वर्क में एक ऐसी इमेज को शो करता है, एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहता है लोगों के माइंड में, जो कि उसके सारे वर्क को, पीस ऑफ लिटरेचर को कंट्रोल कर लेता है। और एक ऐसे मेटाफर्स को यूज़ किए जाते हैं, कंपैरिजंस यूज़ किए जाते हैं। Often the conceit employs a unique image to create a relationship within the metaphor। मतलब कंसीट क्या, मेटाफर क्या होता है? पहली बात, मेटाफर होता है दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन, जिसका आपस में कोई लिंक नहीं होता, ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना। और कंसीट क्या होता है? कंसीट उन दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों में एक जो है रिलेशन बना देता है वो दोनों अलग। इट इज़ गुड फॉर मेटाफर कि अ पर्सन इज़ लाइक अ पर्सन एक्ट्स एज अ टाइगर, जो भी है, टाइगर को पर्सन से कंपेयर कर दिया। अब टाइगर और पर्सन तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, बट कंसीट क्या करेगा? उन दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स में भी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा। जैसे कि मैनी सोनेट्स एंड लव पोएम्स कंपेयर वंस लव टू द ब्लॉसमिंग फ्लावर्स। जैसे लव को फ्लावर से, लव को फ्लावर के खिलने से कंपेयर करना। प्यार और फ्लावर तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो बट कंसीट क्या कर देता है? उन दोनों चीज़ों को एक लिंक बना देता है कि हम प्यार को, लव को फिर ब्लॉसमिंग फ्लावर की फॉर्म में ही देखना शुरू कर देते हैं। फूल का खिलना हमें प्यार लगने लग जाता है। कंसीट एक ऐसा पावरफुल डिवाइस है। सो लव टू अ ब्लॉसमिंग फ्लावर एज द इमेज और conceit. So that's all for today. I will be there with another important literary terms in my next video. So please listen to my videos very carefully. It will help you in your exams. So that's all for today. Thank you very much. Stay safe and stay healthy, and best of luck for your exam. Thank you so much.